हेलो। तो आज जैसा आप देख रहे हैं कि हम जेई 2024 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो प्रॉब्लम है वो रोटेशनल मैकेनिक्स से है और उसका फिगर ये मैंने ड्रॉ किया है और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ डील करेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं उन सब को वन बाय वन इसमें यूज़ होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया है। तो डिस्कस करते हैं इसको। तो ये सबसे पहले जो अरेंजमेंट है क्वेश्चन का एक्सप्लिसिटली इसका लिंक जो है वो मैं क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो इसका फिगर है इसमें एक टेबल है जो कि हॉरिजॉन्टली एक टेबल रखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, इसका मतलब हमें ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करना है। ठीक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है इस पर में इसके सेंटर से अटैच्ड, सेंटर ऊपर में है और इसके सेंटर से अटैच्ड एक स्ट्रिंग है जिसका कि लेंथ L है और एक रॉड है जिसका लेंथ भी L है। दोनों का लेंथ L है। ठीक है, अब क्या किया गया कि इस रॉड को मैंने यहाँ पर में बनाया है क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दिया है। इसी रॉड को यहाँ पर मैं जूम्ड फिगर एक तरह से समझ सकते हैं इसका। तो इसका L/2 ये रहा, तो इसका सेंटर हो गया, रॉड का सेंटर, और ये सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर में लाई करेगा। तो उससे x दूरी पर में क्या किया गया, तो एक इम्पल्स को इम्पार्ट किया गया जो कि p मैग्नीट्यूड का इम्पल्स दिया गया x डिस्टेंस पर में, इसके सेंटर से, रॉड के सेंटर से x डिस्टेंस पर में। और इसका नाम मैंने O' दे दिया है, मतलब इस पॉइंट का जो नाम है वो O' है। अगर इसका नाम O है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैंने इसका O' नाम रखा है जो आगे रेफरेंस में काम आएगा। तो जब ये इम्पल्स दिया गया तो क्या होता है कि ये रॉड और जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ये रहा और रॉड ये रहा, ये रॉड और ये स्ट्रिंग, ये दोनों एक साथ अलाइन होकर के रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि ये दोनों एक साथ, अगर ये रॉड, अगर ये स्ट्रिंग है और ये रॉड है, तो ये दोनों, और ये ओ पॉइंट हुआ, तो ऐसे करके एक साथ मूव करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पर में इम्पल्स इम्पार्ट हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इसका अलाइनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब दोनों का जो एंगल थीटा है, लेट्स से इस एक्सिस से ये स्ट्रिंग का और रॉड का दोनों का एंगल थीटा जो है वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर में सेम है, मतलब अलाइनमेंट एक ही साथ अलाइन होकर के मूव कर रहा है। इस उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये है, ये जो स्ट्रिंग है वो थ्रू आउट द मोशन इसको टाइट होना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो सकता है, स्ट्रिंग लूज नहीं हो सकता है, स्ट्रिंग को टाइट होना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिंग टाइट भी है और रॉड से अटैच्ड है और दोनों एक साथ मूव कर रहा है। उसके लिए हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा कब होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कब होगा, कहाँ पर में हमें ये इम्पल्स का मैग्नीट्यूड p है, तो कहाँ पर में अप्लाई करना पड़ेगा इम्पल्स को, x कितनी दूरी पर में अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा जिसको कि मैं वन बाय वन मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इम्पल्स क्या है। तो इम्पल्स को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को, अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल से समझाता हूं कि किसी भी चीज़ को धक्का दे दिया, बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही अच्छा खासा मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इम्पल्सिव फोर्स उसको कहते हैं। इम्पल्स से क्या होता है कि भले ही कम समय के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, जिससे कि इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डी टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा होगा, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू मोमेंटम का चेंज मिल जाएगा। मतलब कि डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डी टी
डी टी छोटा है, एफ वेक्टर लार्ज है, सच दैट कि ये डेल्टा पी वेक्टर कुछ अच्छा खासा फाइनाइट अमाउंट में आ जाएगा। तो ये रहा इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। और इसी से रिलेटेड इम्पल्स जो लगाएंगे उससे एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। जैसे इसी रॉड का, इस पर मैं जो पी इम्पल्स लगाया तो इसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। सबसे पहले ये तो समझ में आ रहा है कि लीनियर मोमेंटम ज़रूर चेंज होगा, और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। लीनियर मोमेंटम क्यों चेंज होगा? क्योंकि इम्पल्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, और ओवरऑल सेंटर ऑफ मास के मोशन से ही किसी भी सिस्टम के मोशन को ये डिपिक्ट किया जा सकता है। और इसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, वो कैसे? उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डी टी, इट एम्प्लॉयज दैट, इसको इधर लेके आते हैं तो इंटीग्रेशन फोर्स इक्वल टू आर, सॉरी, हाँ, तो हमें ये पता है टॉर्क इक्वल टू डी एल वेक्टर बाई डी टी, एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। इट एम्प्लॉयज दैट डेल्टा एल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ वेक्टर डी टी। ठीक है, तो इट एम्प्लॉयज दैट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इम्पल्स लगाने पर में मोमेंटम, अगर डेल्टा पी वेक्टर चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो डेल्टा एल वेक्टर इक्वल टू टॉर्क वेक्टर कितना होगा? आर वेक्टर क्रॉस एफ। ठीक, तो अब ये आर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, सिंपल। तो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डी टी, मतलब कि जो आर वेक्टर क्रॉस इम्पल्स, इम्पल्स मतलब डेल्टा पी वेक्टर, इम्पल्स डेल्टा पी वेक्टर, तो डेल्टा एल वेक्टर बराबर दिस, ये एक रिलेशन आ गया। तो डेल्टा एल वेक्टर, इसीलिए डेल्टा एल वेक्टर जो होगा, अब इस क्वेश्चन में डेल्टा एल यहाँ पर में जो इम्पल्स इम्पार्ट किया गया, तो आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है ये अच्छा, ये जो अप्लाई कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से अप्लाई कर रहा है। तो इसलिए जो डेल्टा एल वेक्टर होगा, डेल्टा एल वेक्टर इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी। पी हो गया डेल्टा पी वेक्टर, और आर जो हो गया, आर मतलब कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किस पॉइंट पर में अप्लाई किया जा रहा है और कहाँ से, हम ऑरिजिन कहाँ पर में चूज कर रहे हैं। तो मैंने जो ऑरिजिन चूज किया है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड को चूज किया है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड ऑरिजिन है, और वहाँ से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर में पी मोमेंटम को इम्पार्ट किया गया। तो इसीलिए डेल्टा एल वेक्टर बराबर, वेक्टर साइन यहाँ से हटा देते हैं, ये लीनियर है, इसको समझ सकते हैं। डेल्टा एल बराबर एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बराबर एक्स टाइम्स पी हो जाएगा। और ये डेल्टा एल क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, और एक्स भी है सेंटर से दूरी। तो ये पहला बात हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट होगा हाँ, dl vector by dt equal to tau vector. This is applicable only from the center of mass. Sorry. What do I mean is that मैं ये कह रहा हूँ कि rate of change of angular momentum equal to torque vector. This thing is applicable even if the point is moving. मतलब एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क जो मेज़र करते हैं वो हम लोग किसी पॉइंट से मेज़र करते हैं। तो पॉइंट इनर्शियल पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। या तो ये सिर्फ इनर्शियल पॉइंट हो, या फिर एक ऐसा
प्रेफर्ड पॉइंट है, जो कि नॉन इनर्शियल पॉइंट होते हुए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। वो कौन सा पॉइंट है? वो सेंटर ऑफ मास है। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो है, ये लॉ कभी भी एप्लीकेबल है, इवन दो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं है, फिर भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। क्यों? इस चीज़ को एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि इसको डिराइव किया जा सकता है, लेकिन मैं कम समय में इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि सेंटर स्यूडो फोर्स जो होता है, जब कोई भी सिस्टम एक्सेलरेट करता है कोई, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा जाए तो उस पर में स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए। तो जो स्यूडो फोर्स का खास बात यह है कि अगर एक्सेलरेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो स्यूडो फोर्स लगाएंगे वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक है। उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और इसीलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क होगा स्यूडो फोर्स का, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास से कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है, फिर भी तो सेंटर ऑफ मास से ये कभी भी एप्लीकेबल है। तीसरा एक पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये रहा कि अगर जीरो फोर्स, हाँ, एक्सेलरेशन बराबर F/m, अगर मास जीरो है तो फोर्स को भी जीरो होना पड़ेगा। अगर मास जीरो है तो फोर्स को भी जीरो होना पड़ेगा, सच दैट कि एक्सेलरेशन फाइनाइट होगा। यहां पर मैं इसको अप्लाई ऐसे करना है कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का मास जीरो है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेलरेट करेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो इंपल्स लगाएंगे, अच्छा यहाँ पर मैं अपवर्ड, यहाँ पर मैं डाउनवर्ड है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों मैंने यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा सा गलत है इस वाले में, ये P अपवर्ड ही है, ऐसे समझना है कि ये P अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया है। यहाँ पे मैंने गलती से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया है, इसको सुधार कर लेना, ये वाला सही है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m इज एप्लीकेबल फॉर मास इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि फोर्स को भी जीरो होना पड़ेगा, फोर्स भी जीरो है तभी एक्सेलरेशन कुछ फाइनाइट हो सकता है, अगर मास जीरो है तब। तो जैसे स्ट्रिंग का मास जीरो है तो इस पर में फोर्स को भी जीरो होना पड़ेगा, इसका भी एप्लीकेशन पड़ सकता है, देखेंगे आगे। अब एक चौथा पॉइंट यहां पर मैं लिख देता हूं, जिसका कि एप्लीकेशन पढ़ने वाला है। चौथा पॉइंट ये है, हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मोमेंटम इंपल्स p को हम सेम रखेंगे x के वेरिएशन के साथ, अगर x को हम वेरी करवा रहे हैं और p जो इंपल्स है वो सेम है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है, p ही है, और ये इसी डायरेक्शन में वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, और p का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर x को वेरी करवा रहे हैं तो इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम तो सेम आएगा, लेकिन चेंज इन लीनियर मोमेंटम सेम आएगा, लेकिन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बदलने वाला है। तो अगर x को हम थोड़ा इधर, मतलब अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, इससे इस रॉड के एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आने वाला है, सडन जो इंपल्स इम्पार्ट किए, वो अलग अलग होगा। इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का एप्लीकेशन पड़ेगा आगे क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो डेल्टा L बराबर x टाइम्स P है, ठीक। तो डेल्टा L इक्वल टू I डेल्टा ओमेगा, ये रिजिड सिस्टम के लिए है। डेल्टा L इक्वल टू I डेल्टा ओमेगा, यहाँ पर मैं सब जगह मैं सेंटर ऑफ मास लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, मतलब कि जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है,
और डेल्टा ओमेगा जो चेंज आएगा एंगुलर वेलोसिटी में वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होगा। सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो जो चेंज आएगा एंगुलर वेलोसिटी में वो डेल्टा ओमेगा है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम देखे एंगुलर वेलोसिटी में चेंज देखेंगे वो सेम आएगा। अगर हम फ्रेम को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करवाएं, ये एक और क्वेश्चन, एक और रोटेशनल मैकेनिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉपर्टी है, मतलब डेरिवेशन है जो कुछ भी, वो इसका एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा, पर फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर किसी सिस्टम का चेंज एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अगर हम अलग अलग फ्रेम से देख रहे हैं और अलग अलग फ्रेम्स में ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का चेंज है दोनों फ्रेम्स में, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट नहीं कर रहा है फ्रेम, तब एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो सभी फ्रेम से सेम रहने वाला है। इसका एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं पड़ेगा। एनीवे, तो ये आ गया डेल्टा एल सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सी एम डेल्टा ओमेगा इस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर मैं इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने पहले मेंशन किया है ताकि इनका एप्लीकेशन आगे पड़ेगा। अब जब इसको टी मोमेंटम अप्लाई किया तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना चेंज करेगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी चेंज होगा वो होगा m mass of the rod times delta v vector about center of mass equal to p और p वेक्टर और p वेक्टर नोटेशन हटा सकते हैं, डेल्टा v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू p बाई m। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। और जो इक्वेशन एक और इक्वेशन है एक और इक्वेशन आएगा वो ये है कि यहाँ से आएगा कि डेल्टा एल इक्वल टू एक्स टाइम्स पी। इट एम्प्लॉयज दैट डेल्टा एल बराबर आई डेल्टा ओमेगा इक्वल टू एक्स टाइम्स पी। अब आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का आई क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12 टाइम्स डेल्टा ओमेगा इक्वल टू एक्स टाइम्स पी। इट एम्प्लॉयज दैट डेल्टा ओमेगा बराबर एक्स पी डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर बाई 12। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये भी डेल्टा ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास है, और ml स्क्वायर बाई 12 जो अप्लाई की आई इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 जो अप्लाई किया वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट था, तो उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू दिस थिंग। तो ये दो इक्वेशन आ गया। अब आगे जो सबसे एक इंटरेस्टिंग काम है वो ये सोचना है कि अभी तक ये सब फाइंड किया है, आगे ये सोचना है कि ये जो क्वेश्चन सबसे ये हमसे पूछ रहा है कि रॉड और स्ट्रिंग एक साथ कैसे मूव करेगा, इसका क्या मतलब है, उसको कैसे अप्लाई करना है, मतलब कौन से कंडीशन को फुलफिल करने पर में रॉड और स्ट्रिंग एक साथ मूव करने वाला है, ये कब होने वाला है। तो वो सोचना है कि ये कौन से कंडीशन पे ये दोनों एक साथ मूव करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके x का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब n का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आगे इसका पार्ट 1 ये है, और पार्ट 2 इसका कुछ दिनों के बाद मैं इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू।